नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं ख्याल आपका। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है और इसी बीच अब इंदौर से खबर सामने आने लगी है, जहां ओमिक्रॉन के साथ अब इसके सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 के मामले सामने आए हैं। शहर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के 12 मरीज मिले, तो वहीं इसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। BA.2 स्ट्रेन सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलता हुआ वेरिएंट बताया जा रहा है और इसका संक्रमण मरीज के फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नए आए मरीज के फेफड़ों में भी करीब 5% से ज्यादा और 40% तक इन्फेक्शन मिला। ओमिक्रॉन BA.2 के मामले सामने आने के बाद इंदौर स्वास्थ्य विभाग भी अब चिंता जता रहा है। कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन से अलग ये वेरिएंट इस वजह से अलग भी है क्योंकि ये स्ट्रेन फेफड़ों को ज्यादा असर डालता है। इस स्ट्रेन को BA.2 सब स्ट्रेन या फिर स्टिल्थ यानी छिपा हुआ वर्जन भी कहा जा रहा है, जो कि 40 से अधिक देशों में पाया गया है और एक 17 साल का मरीज भी भारत में देखने को मिला है, जिसके लंग्स यानी कि फेफड़े 40% तक संक्रमित मिले। तो वहीं 2 मरीज अभी भी ऐसे हैं जो ICU में हैं। इन मरीजों को ऑक्सीजन लगाने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा 4 मरीजों में ओमिक्रॉन BA.1 की पुष्टि भी हुई है। BA.1 BA.2 आखिर क्या हैं और विस्तार से इनके बारे में जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नरेश चावला, IMA के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। नमस्कार सर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोग परेशान हैं देश भर में, दुनिया भर में। हालांकि इतना घातक नहीं बताया गया, लेकिन अब कोरोना का नया वेरिएंट भी सामने आ गया है। IHU करके एक वेरिएंट है जो कई देशों में देखने को मिला है। तो पहले तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर IHU क्या है। देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं, 24 नवंबर को पहली बार ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था। इंडिया में पहला केस 1 दिसंबर को आया था। ये IHU जो कहा जा रहा है, इसका भी काफी टाइम से सुना जा रहा है। और जो BA.1, 2 और 3 हैं, ये फर्दर वेरिएंट्स हैं। इसमें जो BA.2 बताया गया है, उसको कि हम स्टेल्थ वायरस कहते हैं, कि वो टेस्टों में डिटेक्ट भी नहीं होता और बड़ी तेजी से इन्वेड करता है और सीधा जैसे ओमाइक्रोन वायरस है, इसको माना जाता है कि ये सिर्फ गले तक सीमित रहता है। टेक्निकली हम आप देखा है, इसको माइल्ड वायरस कहा जाता है। पेशेंट को लगता है कि छुटपुट डिसीज होती है, सिर्फ जुकाम, गला, खांसी होता है, वो मैक्सिमम 2-4-5 दिन में वो ठीक हो जाता है। उसके मुकाबले में ये BA.2 वायरसेस हैं, ये थोड़े से डेंजरस तो हैं, लेकिन अभी तक इनका एक्सटेंट कम है। तो हमारा उद्देश्य दर्शकों को भयभीत करना फिर नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्म करना है। इसके केसेस मैक्सिमम अभी इंदौर में ही देखे गए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वहां कंटेनमेंट जोन बन चुका होगा और उसको वहीं का वहीं कर्व किया जाए। क्योंकि एक तो आपने पूछा कि ये वायरसेस हैं क्या, जितने ये 3-4 IHU भी और ये BA.1, 2, 3, ये सारे के सारे थोड़े डेंजरस वायरसेस हैं और ये वेरुलेंट थोड़े ज्यादा हैं। ये थोड़ा सा छाती को इन्फेक्ट करते हैं, सीधा लंग्स में एंट्री करते हैं, पेशेंट को निमोनियाज बड़ी जल्दी हो जाते हैं, जैसे डेल्टा और डेल्टा प्लस में होता था। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, अभी हमारी जानकारी थोड़ी काफी सीमित है और जैसे जैसे हम और केसेस देखेंगे और हमें पता चलेगा, तो बात फिर घूम घाम के वहीं आ जाती है कि ये सिलसिला बंद कब होगा। तो डॉक्टर नरेश, जितना कहा जा रहा है IHU के बारे में, ये भी कहा जा रहा है कि IHU करीब 46 बार अपना रूप बदल चुका है, जो कि इसे कोरोना रोधी टीकों के प्रति भी और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बताता है। जबकि ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो वो 32 म्यूटेशन उसमें कुछ हुए थे। बिल्कुल ठीक कहा हैं। जितना ये म्यूटेट होता जाता है, उतना और संक्रमण बढ़ता चला जाता है। म्यूटेशन में एक वायरस म्यूटेट करता है कि भाई मैं आगे कहाँ इन्वेड करूंगा, मैं कैसे लोगों को इन्फेक्ट करूंगा, कैसे बीमारी फैलाऊंगा। तो उस हिसाब से जितने म्यूटेशंस बढ़ते चले जाते हैं, वो और डेंजरस होता चला जाता है। ओमाइक्रोन जो कि हमारे देश में, पहले तो मैं कल भी बता दूं अच्छे से आपके दर्शकों को, अभी तक हमारे देश में जितना ये कोविड-19 देखा जा रहा है, वो लार्जली ओमाइक्रोन ही है, अप टू 92-96%। कुछ कुचा डेल्टा या डेल्टा प्लस हो सकता है और कुछ शायद ये जो इंदौर में देखे गए हैं BA.1, 2, 3 वाले केस देखे गए हैं। तो अभी ये सिर्फ बहुत ही इनेसेंट स्टेज है, अभी इनके बारे में हमें और जानकारी प्राप्त करनी है। घूम घाम वहीं आ गई कि ये क्या वायरस म्यूटेट करना बंद भी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आंसर है कि वायरस का काम म्यूटेट करना ही है,
वो म्यूटेट करके ही आगे बढ़ता है, बीमारी को बढ़ाता है। हम क्या कर सकते हैं? हम इससे बच सकते हैं। बचना बहुत जरूरी है। बचना, और बचाव डॉक्टर पहले भी नरेश, वही इस था। बीच अभी ये भी कहा जा रहा है, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि फरवरी के महीने में इसके मामलों में और ज्यादा गिरावट आएगी। पर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि और म्यूटेशंस होंगे, तो फिर ये कह देना कि फरवरी में मामले कम हो जाएंगे, कितना सही है? इसलिए देखिए पल्लवी, मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि आप सोच के देखिए कि आज 2 साल पर समय हो गया है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच गई है। फर्स्ट जी। वेव, सेकंड वेव इतनी खतरनाक आई, हजारों लाखों मौतें, इतनी तकलीफें, इतनी शॉर्टेजेस। अब लोग बात थोड़ी सी शांति चाहते थे, तो इस बीच में तीसरी लहर आ गई। लेकिन हमारे देश में अच्छे वैक्सीनेशन से, और शायद लोग को कुछ थोड़ी समझ भी आ गई है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, जो अभी तक हमने ओमाइक्रॉन केसेस देखे हैं लार्जली, वो बड़ी आसानी से ठीक हो रहे हैं। हॉस्पिटल एडमिशंस नहीं हो रहे हैं। आईसीयू एडमिशंस बहुत ही मिनिमल हैं, अप टू द एक्सटेंट की बेड ऑक्यूपेंसी हार्डली 12% है मोस्टली हॉस्पिटल में, यानी कि 88% हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं, जो हमारे लिए खुशी की खबर है। तो अब आपका ये पूछना आगे क्या होगा, हम लोगों को इसलिए बताते हैं कि म्यूटेशंस बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर वायरस को कोई ऐसा जन मिलता है जो अनप्रोटेक्टेड है, जो अनवैक्सीनेटेड है, तो ये पेशेंट हमारे लिए बहुत ही खराब पेशेंट्स होते हैं। तो इसलिए आम जन से मेरी एक ही अपील है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, चाहे पहली डोज चाहे दूसरी डोज, वो आप अवश्य लगवाएं। 15 से 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीनेशन चल रहा है। बूस्टर वैक्सीनेशन भी स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल को चल रहा है, और मार्च से उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों बूस्टर वैक्सीनेशन आम जनता को और 15 साल से कम बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो लेट अस बी पॉजिटिव, इसमें कोई शक नहीं, केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल बीमारियां पहले भी होती थी, तो इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रोटेक्शन लीजिएगा, अपना कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा, अपना वैक्सीनेशन लीजिएगा, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर नलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से जिस इंसान को कोरोना पहले हो चुका है, उसमें वैक्सीन लगवाने में भी समय है, तो क्या उसमें भी म्यूटेशंस और हो सकते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस मौजूद रहा हो? देखिए, कई लोग हैं जो हमने देखे हैं, जी। उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन भी लगवा रखी है। उनको पिछली बार भी, सेकंड वेव में भी उनको कोविड-19 हुआ था, वो अब दोबारा भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब इस बार इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से ठीक हो रहे हैं। जो आपने म्यूटेशन की बात की, म्यूटेशन पे जो जो वायरस करता है, वो अपने आप में म्यूटेशन होता है, वो अपने आप को बदलता रहता है ताकि अपने आप को वो घातक बना सके। तो यस, थ्योरेटिकली म्यूटेशंस अभी और बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हम सोचे नहीं। अगर जितने भी, ये समझ लो कि अगर साउथ अफ्रीका में ये ओमाइक्रॉन पैदा हुआ था शुरुआत में, तो इसलिए हुआ था कि वहां जो वैक्सीनेशन रेट हार्डली 9-10% था। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में प्रोटेक्शन रेट ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास पहुंच चुके हैं, क्योंकि दोनों वैक्सीन लग चुके हैं। और अप टू द एक्सटेंट की जो 70 to 80% लोगों को एक जरूर तो लग ही चुकी है। तो जो जो ये वैक्सीनेशन रेट बढ़ता चला जाएगा, तो हमें इंडिविजुअल प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और हमें हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि एक झुंड की जो इम्यूनिटी, वो भी मिल जाएगी। तो हम समझते हैं कि हमारे देश का उतना हाल अब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन पहले से बहुत बेहतर हो गया है। जी। पर डॉक्टर नरेश, ये भी कहा जा रहा था शुरुआत में कि ओमिक्रॉन जो है वैक्सीन को चकमा देने में भी जो है कारगर है, और ऐसे में जो लोग वैक्सीन लगवा भी चुके हैं, अगर उन्हें दोबारा से कोरोना होने की या कोई नया वेरिएंट क्या उन्हें चपेट में ले सकता है? और अगर दूसरा सवाल यहाँ पर ये कि बाद में आगे जा करके उनमें क्या म्यूटेशन हो सकते हैं, कि और भी कोई घातक रूप या नया वेरिएंट आ सकता है? पल्लवी, मैं बता दूं, जो अभी तक की जो नॉलेज है, वो की है कि वायरस उन्हीं लोगों में ज्यादा मल्टीप्लाई करता है और उन्हीं लोगों में ज्यादा म्यूटेशन शो करता है जिनमें जो अनवैक्सीनेटेड है। तो चूंकि हमारे देश की अच्छी आबादी वैक्सीनेट हो भी चुकी है, वो अभी भी वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से चल रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वायरस जल्दी डाई आउट कर जाएगा। डाई आउट मीन्स कि ये हमारी, इट इज विशुअल थिंकिंग ऑल्सो, और हमें एफर्ट भी करने चाहिए। उसके लिए वही दो चीजें जरूरी हैं कि हमारा वैक्सीनेशन बढ़ता चला जाए, प्लस हम अपना इंडिविजुअल कोरोना प्रोटोकॉल या कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, ताकि वायरस को दोबारा ग्रो करने का मौका ना मिले।
इसके तो अलावा सर, और जैसे कोई कि आप चारा ग्रोथ की नहीं है। बात कर रहे हैं डॉक्टर नरेश, जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है और जो दोबारा इन्फेक्ट हो जाते हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ऐसा क्या होता है उनकी इम्यूनिटी पर असर कि दोबारा से वो कोरोना के चपेट में आ जाते हैं? देखिए, जो कई बार एक हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो आम साइंटिफिक जुबान में दो किस्म की होती है। जी। एक होती है ह्यूमरल, दूसरी होती है सेल मीडिएटेड। जो सेल मीडिएटेड होती है वो लंबी चलती है, और जो ह्यूमरल है वो जल्दी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने, जैसे हमारे कोरोना वॉरियर्स ने और फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने और दूसरे सीनियर सिटीजन्स ने जो कि कोमोर्बिडिटीज ने, उन्होंने टीके लगवाए थे जनवरी 2021 में लगे थे ये 2 डोज। तो पता चला था कि 6 महीने बाद वो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जी। उसी के लिए बूस्टर चाहिए होते हैं। अप टू एक्सटेंट ये सोचा जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे हमें कई बूस्टर्स की जरूरत। कीटाणु अपने आप को बदलता जाएगा और मानव कीटाणु से मार सकता है बाई वे ऑफ इम्यूनिटी, कि वो अपनी न्यूट्रिशन ठीक रखे, अपना वैक्सीनेशन ठीक से लगवाए, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखे, तो मतलब इन कहीं सब ना से कहीं ये उसको कहना गलत इम्यूनिटी नहीं बढ़े। होगा कि भविष्य में भी इसी तरह वैक्सीनेशन के अभियान चलाए जाते रहेंगे, बूस्टर डोज हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल दोबारा लगवानी पड़े। बिल्कुल। जी। डॉक्टर नरेश, BA.2 को लेकर चिंता इस वक्त जताई जा रही है, हर जगह BA.2 के बारे में ही बात चल रही है। तो ये सब वेरिएंट जिसे कहा जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे, ये घातक बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन हालांकि घातक था, संक्रामक था, लेकिन घातक इतना नहीं था, जबकि BA.2 के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन से ज्यादा घातक होगा। कहां तक इसमें नो सच्चाई डाउट, नजर आ रही है? नो डाउट, जो ओमाइक्रोन था वो ट्रांसमिसिबल ज्यादा था, लेकिन वेरुलेंट कम था। जी। तो जो ये BA.2 की जो हमें भी पता चला है, जिसको कि स्टेल्थ वायरस कहा जा रहा है, वेरिएंट कहा जा रहा है, ये जो हमारी चेक करने की फैसिलिटी है उनको भी ये चकमा दे देता है। और प्लस इट इज मोर वेरुलेंट, इट इन्फेक्ट्स लंग्स को बहुत जल्दी से डैमेज करता है, जैसे पिछले डेल्टा, ये डेल्टा प्लस करते थे। तो चूंकि अभी केसेस कम हैं तो जानकारी लिमिटेड है, तो जो जो हमारी जानकारी बढ़ेगी हम बताएंगे भी, लेकिन तब तक हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि हम जितना हो सके बचें, और जो लोग भी वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं वो अवश्य लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। जितने लोगों की वैक्सीनेशन बढ़ती चली जाएगी उतना ही वायरस अपने आप मरता चला जाएगा। जी। डॉक्टर नरेश, डेल्टा वेरिएंट जो था काफी घातक रहा, दूसरी वेव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही रहा, और अब ओमिक्रॉन क्योंकि साउथ अफ्रीका से आया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि डेल्टा वेरिएंट खत्म हो चुका है, या फिर अभी भी ऐसे मरीज हैं जिनमें डेल्टा से भी वो संक्रमित हो सकते हैं? देखिए, इंडिया में जो साउदर्न स्टेट्स थी, पर्टिकुलरली आपने देखा होगा केरला वगैरह में डेल्टा की एंट्री लेट हुई थी। जब पूरे हिंदुस्तान में केसेस कम हो चुके थे तो केरला में हो ही जा रहे थे, लेकिन जी। ये माना जा रहा है कि जो ये ओमाइक्रोन वायरस है इसने टेक ओवर कर दिया है। अभी आज की तारीख में अगर हम सैंपल सर्वे करें, जिसको कि एस जीनोम सीक्वेंसिंग से किया जाता है, तो पता चलता है कि मोस्टली केसेस 100% तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन 90 to 95 to 6% इट इज ओमाइक्रॉन ओनली। तो जो प्रेवलेंट जो वेरिएंट सिस्टम चल रहा है वो ओमाइक्रॉन ही चल रहा है, क्योंकि जैसे मानव की और वायरस की लड़ाई होती है, एक दूसरे वायरस का भी अपने आप में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। तो जो उस समझा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन ने सबको टेक ओवर कर दिया। तो टेक ओवर की जहां तक बात है, कहा यह भी जा रहा था शुरुआत में कि एक सुपर वेरिएंट बनेगा डेल्टा और ओमिक्रॉन को मिला करके। तो अगर टेक ओवर कर लिया तो फिर आखिर डेल्टा कहां गया, और अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन मिल गया तो क्या इसे सुपर वेरिएंट मान लिया जाए? सुनिए, इसको डेल माइक्रोन मार्केट पहले से मार्केट में देखा गया है। जी। तो ये सच है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो इसको स्टडी करते रहते हैं। तो डेल माइक्रोन भी खुलेआम उसके केसेस भी देखे गए हैं, लेकिन इनका एक्सटेंट अभी काफी कम है। तो हाँ, ये सच है कि तो आपका हमारा आम मानव जाति का डरना, कोई ऐसा तो नहीं बनेगा जो मानव जाति को समाप्त कर देगा, तो ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए। प्लस सारे एहतियात, जिसमें मैं बार बार वही शब्द रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों को बचना आना पड़ेगा। हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को, एक कोरोना प्रोटोकॉल को अपनी जीवन शैली बनाना पड़ेगा। अगर बचे रहेंगे तो वायरस ग्रो नहीं करेगा। वायरस तभी ग्रो करता है जब उसको खुला फील्ड मिलता है,
unprotected, unvaccinated, people who are not taking the precautions, वो वायरस के लिए खुला फील्ड है। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए ऐसा फील्ड हम वायरस को। और डॉक्टर नरेश, क्या लगता है कि फिलहाल जो सिनेरियो हम देख पा रहे हैं वो खुला फील्ड ही कहेंगे, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड की ओर जो है अब देश चल पड़ा है, जहां पर ट्रेसिंग करना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेटेड लोगों को भी ओमिक्रॉन अपनी चपेट में ले रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ अब भारत चल पड़ा है। और पहले जिस तरह से शोध कहा जा रहा था कि कम्युनिटी स्प्रेड के बाद जब क्योंकि सबको हो चुका होगा जो माना जा रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं इस वायरस का असर कम होता जाएगा, क्योंकि सबके शरीर में जो है इम्यूनिटी बन चुकी होगी। इसमें कोई शक नहीं है पल्लवी कि डेल्टा वगैरह में स्प्रेड होने में 5-7 दिन लगते थे। ओमिक्रॉन तो पहले दिन से ही हमें लगता था कि क्योंकि उसकी जो ट्रांसमिशन है वो ऑलमोस्ट 5 to 9 टाइम्स मोर मानी जाती है। आप देखा होगा कि कई बार हम देखते हैं कि एक ही परिवार के 8-8 लोग एक ही साथ इन्फेक्ट हो जाते हैं, 8 इकट्ठे बीमार पड़ गए। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसका ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है। और जो आपने कहा कि कम्युनिटी स्प्रेड है, ये 100% है, क्योंकि उस पिछले वेव में कम्युनिटी स्प्रेड होने में टाइम लगा था। इसमें तो हम समझते हैं कि अभी नहीं शुरू हुआ, या आज से 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो चुका था। उससे क्या है कि फैलता ही जा रहा है, परिवार के 10 सदस्य हैं, 10 का इफेक्ट हो गया, पड़ोस में सारे इफेक्ट हो गया। तो तभी इसके लिए कम्युनिटी स्प्रेड के फायदे क्या हैं? फायदे तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन जितना हम ये समझते हैं कि ओमिक्रॉन से एक नेचुरल इम्यूनिटी बिल्डअप होती जा रही है, तो शायद ये इम्यूनिटी हमारे काम आएगी। एक थ्योरी कहती है कि ओमिक्रॉन जो वायरस है वो ऐसा इवॉल्व हुआ है जैसे कि स्पेनिश फ्लू 2.5 साल में खत्म हो गया था। तो हम भी उम्मीद करते हैं अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर ओमिक्रॉन एक बहुत पूरी तरह फैल चुका होगा और हल्की बीमारी करके सब में एक इम्यूनिटी आ जाएगी और वो हमें आने वाले वायरसेस से बचाएगी। प्लस ये डर है हमारा, जब ये पेंडेमिक या एपिडेमिक समाप्त होगा तो जैसे हमारे देश में पहले इन्फ्लुएंजा या फ्लू था जिसको हम वायरल फीवर कहते थे, ये कोरोना भी एक फ्लू या इन्फ्लुएंजा बन के रह जाएगा, जिसको कि हम कहेंगे अब हिंदुस्तान में एंडेमिक है। मतलब छुटपुट केस चलते रहते हैं, वो ज्यादा केसेस आने बंद हो जाए। सर, क्या लगता है, क्या कुछ एवरेज टाइम होने वाला है जो हमें निजात मिल जाएगी, या ये इन्फ्लुएंजा और फ्लू जिस तरह से आप कह रहे हैं ये खुशखबरी मिलेगी कि हाँ ठीक है, कोरोना वायरस को इतना हवा नहीं बनाया जाएगा? देखिए, जो स्थिति हम देख रहे हैं वो जो रिसर्चर्स के जो रिसर्च कहती है वो कहती है कि शायद 1-2 महीने में जो ये थर्ड वेव बाई मिड ऑफ फरवरी पीक आ भी चुकी होगी और बड़ा रैपिड डिक्लाइन होगा। रैपिड डिक्लाइन का मतलब एकदम कम हो जाएंगे केस। ऐसी हमारी अभी तक इच्छा भी है और ये हमारी सोच भी है कि ऐसा शायद होना चाहिए। तो बाकी देखते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से ये थर्ड वेव बड़ी माइल्ड आई है, वो केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो हम समझते हैं कि अगले 1-2 महीने में हम शायद विल बी आउट ऑफ द कोरोना एपिडेमिक और पेंडेमिक, विल बी एंटरिंग अ न्यू फेज जिसको कि हम एंडेमिक फेज कहते हैं। जी, पर डॉक्टर नरेश, जैसे ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं वो घर पे रह के भी आइसोलेट होकर भी ठीक हो पा रहे हैं, लेकिन शुरुआती लक्षणों की अगर बात करें तो ये कैसे पता चलेगा कि ओमिक्रॉन से ही संक्रमित है, डेल्टा या डेल्टा प्लस नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल आपका ये। हम भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कोई शक नहीं है, आज की तारीख में इंडिया में एनी केस इज प्रोन अदरवाइज, एक आम आदमी चाहे यंग चाहे ओल्ड चाहे बच्चा, उसको अगर सिंपल फीवर होता है, सिंपल जुकाम खांसी, सिंपल चेस्ट कंजेशन होता है, तो सबसे पहले उसको हम RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा टू प्रूव उसको कोविड-19 नहीं है। अगर वो कोविड-19 नहीं है, चाहे इसको ठंड कह लो या वायरल कह लो या फ्लू कह लो, और अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो हमें उसी हिसाब से उसको होम आइसोलेट करना पड़ेगा, या कोई दूसरे सिम्टम है तो या हालत खराब है तो उसको हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। यानी थोड़े बहुत भी लक्षण अगर हों तो टेस्ट कराना इस वक्त बेहतर विकल्प होगा, ताकि पता भी चल पाए कि कौन सा वेरिएंट से संक्रमित है इंसान, और आगे किस तरह से उसका प्रचार, वो जो प्रोसेस होगा उसमें वो ठीक हो सके, ताकि आइसोलेट होना पड़े। तो डॉक्टर नरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन की आपने जैसे कहा कि घातक नहीं है और जल्द ही इसके मामले डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो BA.2 जो इसका नया वेरिएंट बताया जा रहा है वो बता रहे हैं कि इसको भी काउंटर कर सकता है,
और कर चुका है, बल्कि अभी केसेस सामने आए हैं, 12 मरीज संक्रमित पाए गए और लंग्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। करीब करीब 40% तक जो है लंग्स प्रभावित हुए हैं। 17 साल का जो है उम्र रही है उस शख्स की और वो अस्पताल में भर्ती है इस वक्त। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि BA2 को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे और किस तरीके से उससे कैसे बचा जाए? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ऑफ द BA1, BA2, BA3, BA2 को ही ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। जी। इसको स्टेल्थ वायरस कहा जाता है। ये जो हमारी एस जीनोम सीक्वेंसिंग में डिटेक्ट भी नहीं होता है। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, इसको करना क्या है? तो बात हो जाती है कि अभी तक इसका एक्सटेंट बहुत ही कम है। तो हम समझते हैं कि अभी तक जैसी स्थिति मानी जा रही है कि ओमाइक्रोन वायरस ही मेन डोमिनेंट स्ट्रेन चल रही है। तो ये स्ट्रेन अपने आप डाइव आउट होनी चाहिए। उसके लिए वही है कि जहां भी डिटेक्ट हो उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, आसपास के लोगों को बचाया जाए। आई थिंक दैट इज द ओनली वे आउट जिससे हम बच सकते हैं। जी, तो डॉक्टर नरेश, जिस तरीके से ओमिक्रॉन को आए हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन इसका नए म्यूटेशन सामने आ गए, तो जैसे कि ये कहा जा रहा है कि अगर फरवरी में मामले कम होंगे या मार्च में अगर कम होते हैं, तो ये किस आधार पे कहा जा रहा है? क्या हो सकता है कि B1, B8, 1, 2, 3 जैसे आए हैं तो आगे और भी म्यूटेशंस आ जाए? देखिए पल्लवी, जहां तक हमने देखा है कि जब HIV आया था तो हमें बहुत डर था कि ये बहुत बुरी तबाही मचाएगा। लेकिन हमने देखा कि 7-8 साल में इंक्लूडिंग इंडिया में भी HIV काफी कम हो चुका है। यानी ये वायरसेस कुछ समय के बाद अपने आप वीकन हो जाते हैं और डाई आउट कर जाते हैं। तो यही हमारी जो हिस्ट्री है वायरसेस की, वो भी हमें मजबूर करती है ये सोचने के लिए कि जैसे स्पेनिश फ्लू 2-2.5 साल में समाप्त हो गया था, तो ये अब वाला पेंडेमिक भी बहुत जल्दी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हमें 2 साल हो चुके हैं। तो उस हिसाब से आई ऑलरेडी सेड कि ये हमारी सोच भी है, हमारी ऑब्जर्वेशन भी है, हमारी डिजायर भी है और हमारी कैलकुलेशन भी है कि हम समझते हैं कि शायद विद इन 2-3 मंथ्स टाइम ये अपने आप डाई आउट कर जाना चाहिए। जी, और डॉक्टर नरेश, क्योंकि आपको पता ही है कि BA2 जो है वो उसके लक्षण और ओमिक्रॉन के लक्षण क्या मिलते जुलते हैं या कुछ इनमें बदलाव भी है? देखिए, जो लक्षण हैं वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग होते हैं। जी। ओवरलैपिंग मीन्स कि जो डेल्टा और डेल्टा प्लस थे उसमें न्यूमोनियाज बहुत ज्यादा होते थे। प्रैक्टिकली 100 केस होते थे और जाता था 100 में से 90% को निमोनिया हो गया। ओमाइक्रॉन में निमोनिया हार्डली 10% भी नहीं है। और जो ये BA2 है, इसमें भी जो निमोनिया वो ज्यादा है, जो केसेस अभी बहुत ही कम हुए हैं, तो परसेंटेज कहना कम होगा। तो ओनली टाइम विल टेल कि केसेस कैसे रोक लेते हैं। जी, और क्योंकि उम्र जो है वो भी काफी एक बड़ा एक वो रहा है कि जिस तरह से पहली वेव आई तो बच्चों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया, लेकिन जो युवा लोग थे उनको ज्यादा संक्रमित हुए थे। वो ओमिक्रॉन के टाइम पे बुजुर्ग और बच्चों को जो है ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत कहा गया था। अब BA2 जैसे आया है और अभी जो केसेस सामने आए उसमें 6 बच्चे सामने आए हैं और युवा भी हैं उसमें, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो BA2 है वो युवाओं के लिए और बच्चों के लिए ज्यादा घातक है? It will be too premature to say that. क्योंकि अभी तो सिर्फ हिंदुस्तान का एक छोटा शहर इन्वॉल्व हुआ है, इंदौर। तो अगर ये वहीं कंटेन हो गया तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ज्यादा नहीं फैलेगा, क्योंकि जो ओमाइक्रॉन ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, ऑलमोस्ट 3 लाख से ऊपर केसेस अभी भी आ रहे हैं 5-6 दिन से लगातार। बट ऑल केसेस लीविंग आउट हार्डली 8-10%, वो भी उन लोगों को जो कि एल्डर पीपल हैं और जिनको कोई ऐसी बीमारियां हैं, कोमोर्बिडिटीज, कोई दूसरी बीमारियां हैं, कोई हार्ट डिसीज, कोई लंग डिसीज, कोई किडनी डिसीज, कोई HIV, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ऐसा सोचना थोड़ा गलत होगा कि वो ज्यादा फैलेंगे। अभी तो हम सोचेंगे BA2 शुड बी कंटेन्ड। कंटेनमेंट जोन बना के आसपास सर्वेलेंस करना, बचाव करना, यही हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर नरेश, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अहम चर्चा के लिए। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन से सतर्क रहने की जरूरत अभी भी है। हालांकि कुछ शोध हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं जो कह रहे हैं कि फरवरी के बाद से मामलों में और भी ज्यादा गिरावट आनी शुरू होगी और फिलहाल के जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं उसमें लगातार कुछ दिनों से ओमिक्रॉन के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है।
संभावना यही है कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन के मामले कम हो जाएंगे। तो वहीं इस बीच जो BA.2 नया वेरिएंट, नया म्यूटेशन जो ओमिक्रॉन का आया है, उसको लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि जो माहौल है कोरोना संक्रमण का, उस दौरान सभी विशेषज्ञ और डॉक्टर शुरुआत से कहते आए हैं कि सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है और सबको बचाव के लिए सतर्क रहने की ही जरूरत है। फिलहाल के लिए ख्याल आपका में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।